हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसका एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको पता होगा, यूथ कंपटीशन का एसएससी जीडी 2023 का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है उसी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा उस प्रैक्टिस सेट का। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, मतलब जो ऑप्शन में हमारा यहाँ पर उत्तर दिया गया है यह सबसे बड़ी संख्या दी गई है, इन्हीं में से हमारा कोई एक उत्तर होगा। तो हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले 13 को ले लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या है और 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत हैं मतलब सबसे बड़ी 13 है तो इसके पहले क्या होगा? 11 होगा और इसके पहले क्या होगा? 9 होगा। अब कह रहा है इनका योग पहली संख्या में 20 जोड़ने के बराबर है। तो योग करिए, कितना हो जाएगा? 11 9 20 और 10 30 3 33। 33 ये हो गया योग, और 9 में अगर हम पहली संख्या में 20 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 29। बराबर नहीं है मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा लेते हैं 11। सबसे बड़ी संख्या 11 है तो इससे पहले क्रमागत चूंकि विषम संख्या है तो पहले कौन सी संख्या आएगी? 9 आएगी, इसके पहले 7। 3 संख्याएं हो गई, तीनों का योग करिए। 9 और 11 20 और 7 27। अब पहली संख्या में क्या कह रहा है? 20 अधिक है, मतलब 20 पहली संख्या में जोड़ दीजिए, बराबर आना चाहिए। तो 7 में अगर 20 जोड़ेंगे 27 आ गया, और तीनों को ऐड करते हैं तो 27 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या है? 11। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको x मान कर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से लगाइए तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। x मान के लगाना है तो x एक संख्या मानिए, दूसरी संख्या को x + 2 मानिए और तीसरी संख्या को x + 4 मानिए, और इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। सम में भी आपको यही मानना है और विषम संख्या अगर क्रमागत है तो भी आपको यही मानना है। इससे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी को ऐड करके बराबर पहली संख्या में 20 ऐड कर दीजिए और इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ सब प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 0.592 में भाग देना है 0.8 से। आंसर हमारा क्या आएगा? हमको ज्ञात करना है तो भाग दे देते हैं। 0.592 में हमको 0.8 मतलब 0.8 से भाग देना है। यहाँ 3 अंक पे दशमलव, यहाँ 1 अंक पे दशमलव, तो इसको हम दशमलव में हटाते हैं तो यहाँ 592 और 8 और नीचे क्या हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है। 8 से इसको काट देते हैं तो 8 सत्ते 56, 3 हो गया और 8 चौक 32। अब 74 में हम 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.74। आंसर हो गया हमारा 0.74। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। संख्या क्या है? 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। सभी में 2 3 5 7 हैं और इनका अलग अलग, किसी में 2 की घात है, किसी में 1 की घात है, किसी में 3 की घात है। तो इनका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? सभी 2 3 5 7 ये सभी संख्या होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी घात है वही हमारा एलसीएम होगा सबका। तो यहाँ पर देखिए 2, सबसे पहले हम 2 लिखते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात सब में क्या है? तो यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, ये हो गया गुणे। 3 की सबसे बड़ी घात देखिए यहाँ स्क्वायर है और सबसे बड़ी स्क्वायर हो गई। अब 5 की सबसे बड़ी घात देखते हैं। 5 यहाँ 1 है, यहाँ 2 की घात है तो 2 की घात हो गई, गुणे 7 में सब में 1 ही की घात है तो 7 ही हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिक का 9 गुणे 5 पचे 25 और गुणे 7। इसका जब 25 में इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 100। तो 25 चौके 100 और 100 में 9 से गुणा करेंगे तो 900 आ गया, मतलब 900 और गुणे यहाँ पर ये 7 बचा हुआ है। 7 9 63, 6300 हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया? 6300। पहला ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जिससे भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? तो हम मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? x थी। तो x पर वह क्या करता था? 25% खर्च करता था भोजन पर। तो x का जो 25% है
मतलब 25/100 ये किसके बराबर होगा? जब उसकी आय बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 1000 रुपये बढ़ गई, तो उसका जो खर्च था वो गिरकर कितना आ गया? भोजन पर 20% आ गया। मतलब उसने खर्च पर वृद्धि नहीं की, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जितनी पहली आय थी उस पर वो 25% खर्च करता था, और जब उसकी आय 1000 बढ़ गई मतलब एक्स में उसने 1000 रुपये और उसकी वृद्धि हो गई। अब इसके बाद जो उसका खर्च हो गया वो कितना हो गया? 20%। ये दोनों बराबर है, क्योंकि खर्च में वृद्धि नहीं करता है, तो बराबर कर देंगे। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 100 से ये 100 कट गया, 5 × 5 = 25। यहाँ आपका आ गया 5x बराबर, ये आपका गुणा होगा तो 4x प्लस में 4000। अब ये 4x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? x बराबर 4000। तो आंसर क्या आ गया? 4000। मतलब प्रारंभिक जो आय थी वो कितनी थी? 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक थैले में लाल, हरे तथा गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच अनुपात 18:25 था। तो हरे और गुलाबी टोकन के बीच क्या अनुपात होगा, इनको ज्ञात करना है। लाल और हरा मतलब रेड और ग्रीन, इसके बीच का अनुपात क्या है? तो पहले हम रेड लिख लेते हैं। रेड और ग्रीन के बीच का अनुपात कितना है? 15:32। अब उसके बाद कह रहा है गुलाबी और लाल टोकन के बीच अनुपात। गुलाबी मतलब पिंक हो गया और लाल मतलब रेड हो गया। तो पिंक और रेड के, पिंक मतलब पी हो गया, पिंक और रेड के बीच अनुपात क्या हो गया? 18:25 हो गया। अब ये अनुपात का नियम जो होता है वो हम लगा देंगे। यहाँ देखिए आर का क्या है? अनुपात 15 है, और यहाँ आर का अनुपात क्या है? ये है 25 है। मतलब जो कॉमन है उसको हम पहले गुणा करके लिख लेते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएगा आर अनुपाते जी अनुपाते पी, इन तीनों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो पहले कॉमन आर का अनुपात यहाँ ऊपर 15 है और नीचे क्या है? 25 है। दोनों में कॉमन आर है, इसका गुणा करके हम आर के नीचे लिख देंगे। तो 25 × 5 = 125, 5 हो गया, 12 हासिल हो गया, और 25 × 25, 10 × 35 = 2 37, मतलब कि 375 आर का हो गया। अब जी हमको निकालना है। जी का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 32, तो ऊपर है 32 तो नीचे के कॉमन से गुणा। कॉमन क्या है? 25 है, तो 25 दूनी 50, और 25 यहाँ 75, और 5 80, 800 हो गया। अब P का अनुपात क्या है? यहाँ पे है, नीचे है, तो नीचे अगर अनुपात है तो ऊपर के कॉमन से गुणा। मतलब 18 में हम 15 से गुणा करेंगे, तो 18 × 5 = 90, 0 हो गया, और 18 कम 18 और 9 27। ये हो गया आपका, तीनों का अनुपात प्राप्त हो गया। हमें अनुपात प्राप्त करना है गुलाबी, हरे और गुलाबी मतलब ग्रीन और पिंक। हरा मतलब ग्रीन और गुलाबी मतलब पिंक। तो यहाँ जो ग्रीन और पिंक का अनुपात क्या है? 800:270। 0 से 0 काट देंगे, कितना आ गया? 80:27। 80:27 ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना? 72 और समय है 15। लेकिन यहाँ समय सेकंड में है और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दिया है वो मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर प्रति सेकंड मतलब बड़े से छोटे में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। तो 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20, और 15 दूनी 30, मतलब कुल मिला के हमारा आ गया 300। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। सातवां प्रश्न देखते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्नों में 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इन दोनों को बदल देते हैं। मतलब जो क्रय मूल्य के साथ है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया 25। अब क्रय करता है 20 में और बेचता है 25 में, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो रहा है 5, और प्रतिशत लाभ क्या हो गया? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य 20 हो गया गुणे 100। 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25। प्रतिशत लाभ आ गया 25%। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो इस तरह के प्रश्नों में औसत मतलब बीच वाली संख्या होती है,
क्योंकि क्रमागत है तो 40 हो गया बीच में, 2 संख्या इसके पहले होगी और 2 संख्या इसके बाद में होगी। सम संख्या है तो 40 के पहले सम क्या आएगा, 38 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा, 36 आएगा। बाद में क्या आएगा, 42 आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, 44। ये पांचों संख्याएं प्राप्त हो गई, क्रमागत सम संख्याएं। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या का मान क्या हो गया, 36। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं कि एक कार को 4.50 लाख में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है 4.50 लाख में खरीदता है और 1.25 लाख उस पर और एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो लागत मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 4 1 5 और 50 और 25 75, मतलब 5,75,000। ये क्या हो गया, ये लागत मूल्य हो गया। अब कह रहा है वह 20% हानि पर बेच देता है, मतलब इसको 80% पर बेचता है। 20% हानि का मतलब 80% पर ही बेच रहा है, तब उसे 20% हानि होगी। तो यही 5.75 का 80% हम निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। शून्य से शून्य कट गया। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 2 चौक 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4, इतना लाख। ये हमारा आंसर आ गया 4.60 लाख। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य रुपये 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। तो छूट और लाभ जब भी आपको दिखे तो आप 100 में से घटाएंगे छूट को, तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त होगा, और 100 में आप लाभ को जब ऐड करेंगे तो आपको अंकित मूल्य प्राप्त होगा। 100 में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कितना छूट है, 8% छूट है, तो यहाँ हो गया आपका 92। अब 100 में से हम लाभ को ऐड कर देंगे, मतलब जो लाभ हो रहा है उसको 100 में ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 115। ये हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1680 रुपये में विक्रय करता है तो 16% की हानि होती है, मतलब यह जो 1680 है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, 16% हानि मतलब 84 पे। 1680 जो बेचता है वो कितने का दाम है, 84% का दाम है। क्यों है, क्योंकि 16% की हानि पर बेच रहा है, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, 84 से करेंगे। और निकालना है हमको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 16% की हानि होती है, मतलब 1680 में जब बेचता है तो उसे 16% की हानि हो रही है, तो कितने पर बेच रहा है, 84 पर ही तो बेच रहा होगा, तब तो उसे 16% की हानि हो रही है। अब यहाँ पे इसको हम काट देंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 20 हो गया, यहाँ आपका आ गया 2000 रुपये, ये क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ वास्तविक संख्या है तो ये क्रय मूल्य वास्तविक आ गया। अब आपको इसकी तुलना किससे करनी है, यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 92, और उसके बाद गुणा करना है अंकित मूल्य, क्योंकि हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो 2000 की तुलना हम किससे कर दे रहे हैं, 92 से, और निकालना है 115, अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो इसको काट देंगे, यहाँ देखिए 5 चौक 20, 400 आ गया, और 5 से 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, 5 से नहीं 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और 23 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 पचे 25, 2500 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। औसत यहाँ पे जो माध्य दिया है, माध्य का मतलब भी औसत होता है। तो 5 टोटल छात्र 5 हो गए और इनका कुल औसत कितना हो गया, 40। तो 5 छात्रों का कुल औसत, यहाँ से हम कुल औसत निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 40 बराबर 200। ये टोटल हो गया औसत। कुल औसत कितना हो गया, 200। अब कह रहा है 3 छात्रों का जो औसत है वो 38 है, तो 3 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 3 गुणे 38,
बराबर कितना हो गया 3 8 24 और 3 त्रिका 9 2 11 114। ये हो गया 3 छात्रों का। और 5 छात्रों का टोटल औसत कितना है 200 है। इसमें से हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ घटा दीजिए, यहाँ हो गया आपका 6 और यहाँ हो गया 8, 86 हो गया। कुल 86 अंक हैं। अब इसी 86 में से इन दोनों जो नए छात्र आए हैं इसको अंक देना है, मतलब इनको अंक प्राप्त करना है। और इसमें से एक छात्र कम से कम कितना अंक प्राप्त करेगा दूसरे छात्र से। तो जब दूसरे छात्र से कम अंक कितना प्राप्त करेगा तो दूसरे छात्र को हम अधिक से अधिक अंक दे देते हैं। मतलब 45 जो सबसे अधिक अंक है, 45 अंकों की परीक्षा हो रही है तो सबसे अधिक क्या हुआ 45 हुआ, तो दूसरे छात्र को हम 45 अंक अगर दे देंगे तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना आ गया 1 और यहाँ आ गया 4, जो 41 बचा यही कम से कम अंक है। इससे कम अंक दूसरा छात्र नहीं ला सकता। मतलब यहाँ पे आप अगर कहें 40 ला सकता है तो नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पर 45 अंक की परीक्षा, यहाँ 46 ये दूसरा छात्र नहीं पा सकता, 45 ही पा सकता है। तो कम से कम कितना अंक हुआ 41। अब अगर ये 44 पाता तो ये 42 हो जाता, अगर ये 43 पाता तो ये कितना हो जाता, यह भी आपका 43 हो जाता। तो कम से कम हमको निकालना है तो इसको जो दूसरा छात्र है उसको अधिक से अधिक अंक दे देंगे। 45 अंक हमने इसको दे दिया, जो बचा है 41 यही दूसरे छात्र द्वारा कम से कम अंक प्राप्त किया जाएगा। तो आंसर नंबर पहला हमारा राइट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है किसी कार्य को करने में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा हो जाता है कार्य। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्यू का अकेले का कार्य हमको निकालना है, मतलब एक दिन का कार्य हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो P है और Q है, यहाँ कह रहा है कि P Q की तुलना में 50% अधिक लेता है। मतलब Q अगर 100 लेता होगा तो यह कितना लेता है 150 लेता है, 50% अधिक हो गया। काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब यह आपका 3 और यह आपका 2 लेता है। अब चूंकि यहाँ पे ये निश्चित राशि नहीं है तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट मान लेंगे 3x और 2x। मतलब P किसी कार्य को करने में 3x दिन का समय लेता है तो Q उसी कार्य को करने में 2x दिन का समय लेता है। और कह रहा है यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो दोनों साथ मिलकर मतलब P प्लस Q अगर निकालते हैं तो कितना हो जाता है 18 दिन में ये कार्य पूरा कर लेते हैं। अब इन सभी का हम एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/3x, इसका एक दिन का हो जाएगा 1/2x और इनका दोनों का मिला के एक दिन का कितना हो जाएगा 1/18। तो यह दोनों का कार्य है और यह एक और इसका मतलब P का और Q का अलग अलग। तो इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर देंगे क्योंकि यह दोनों का कार्य है। तो 1/3x प्लस में 1/2x बराबर 1/18। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ गया 6x। अब 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 आ गया बराबर 1/18। 6 त्रिक 18, x इधर जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 3 2 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 आ गया, मतलब x बराबर आ गया 15। अब पूछ रहा है Q कितने दिन में अकेले कार्य कर सकते, तो Q का कार्य कितना है 2x। तो 2 में हम 15 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया Q का कार्य, यहाँ लिख लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो Q का कार्य ऊपर लिख लेते हैं Q 2x मतलब 2 गुणे 15 बराबर 30 दिन। यही हमारा आंसर हो गया 30 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। रुपये 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें। तो किस्त से संबंधित प्रश्न है और चक्रवृद्धि ब्याज 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसको दिया जाता है। उधार कितना 16,400 रुपये का। हम यहाँ क्या करते हैं, ट्रिक इसकी क्या है, दर को हम भिन्न में बदलते हैं। दर कितना है 5%, इसको भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा 5/100, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया आपका 1/20। तो इस 20 में हम ऊपर वाले एक को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 21, 21/20। अब यहाँ पे ये जो 21 है इसी से हम चेक करते हैं, यहाँ जो ऑप्शन पूरी तरह से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 से कटने का मतलब 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो चेक करते हैं, 3 से कटने का मतलब सभी को ऐड करेंगे, 7 5 12 9 21, 3 से कट जा रहा है। 7 से देखेंगे 7 कम 7 और 7 8 56, 30 नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं होगा। 3 से इसको देखते हैं, 7 4 11, 11 9 20, 5 25, 3 से नहीं कटेगा। 8 8 16 2 18, 3 से कट जाएगा। 7 कम 7, यहाँ 18 हुआ, 7 दूनी 14 और 4 42, 7 7
7 छक 42, ये कट जाएगा आपका, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 और 3 दोनों से कट रहा है। यहाँ देखिए 7 और 6 13, 3 से नहीं कटेगा, मतलब यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ABC कह रहा है, इसका जो परिमाप है टोटल, मतलब इसका इसका और इसका तीनों का ऐड कितना है, जोड़ है 32 सेंटीमीटर। इसका आधार मतलब ये समान भुजाओं का 6/5 है, का लगा हुआ है समान भुजाओं के साथ, मतलब समान भुजाएं क्या है 5 हैं, तो ये 5 हो गया, यह भी 5 हो गया। और आधार मतलब जो अंश में है वो आधार हो गया, यहाँ 6 हो गया। चूंकि यह निश्चित राशि नहीं है, इसके साथ एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं, x लगा देते हैं। अब कह रहा है परिमाप मतलब इन तीनों का योग कितना है 32 है, तो 5 5 10 और 6 16, 16x बराबर कितना कह रहा है 32, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। यहाँ पर आधार कितना आ गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये आपका आ गया, और यहाँ भी आपका 10 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर b/4 √4a² माइनस b²। अब यहाँ पे b का मान है 12/4 √4 और a², a का मतलब 10 है, 10 दही हम 100 और 4 से गुणा करेंगे 400, सीधे हम यहाँ लिख देते हैं 400 माइनस b मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144, साल करेंगे 4 × 12 3 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाता है 256, और यह 16 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर हो गया 3 × 16 बराबर 16 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जो वर्ग बनता है वृत्त में जो वर्ग बनता है, तो इसका जो व्यास होता है वृत्त का, वही वर्ग का विकर्ण होता है। यह आपका 8 है, 8 यह भी है, दोनों तरफ हो गया, मतलब कि 16 हो गया इसका विकर्ण पूरा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, लेकिन हमको भुजा पता नहीं है, तो यह 1/2 विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होता है। तो विकर्ण हमको पता है, तो निकाल लेंगे यहाँ से 1/2 इंटू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अभी हमने बताया है, तो यहाँ हो गया 256/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। x, x+3, x+5, x+8 और x+9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। ये 5 संख्याएं दी गई हैं, इनका माध्य मतलब औसत कितना है 9 है। सभी को ऐड कर लेंगे, चूंकि 5 संख्या है, इसमें 5 से गुणा करके बराबर कर देंगे, तो ये औसत हमको इसका x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सभी को अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में 9 8 17, 17 3 20, 5 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो गया, बराबर 9 5 45। 5 से हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि 5 संख्याओं का यह औसत है, इसलिए हमने 5 से गुणा कर दिया। अब 25 से जाएगा, घट जाएगा इधर, तो 5x बराबर कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, तो x बराबर 4 आ गया। 4 आ गया, x बराबर हमें पूछ रहा है अंतिम 3 प्रेक्षण का, मतलब 1 2 3, इन तीनों का हमको माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालना है। तो 5 और 4 9 हो गया, प्लस में 8 और 4 12 हो गया, और प्लस 9 और 4 13 हो गया, बटा 3। चूँकि हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या, 3 संख्या है, 3 से भाग दे दिया, 25 और 5 30 4 34 बटा 3, यही हमारा आंसर हो गया 34 बटा 3। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत विवरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह
रुपये 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी है। ये आपको यह पाई ग्राफ दिया गया है और इसमें 4 खंडों में उसका खर्च दिखाया गया है। तो कह रहा है कि यदि 55,000 रुपये प्रति माह वह अर्जित करता है तो EMI पर कितना खर्च करता है। चूँकि यह प्रतिशत है तो टोटल की तुलना हम 100 से करेंगे। अगर यहाँ पर अंश दिया होता, डिग्री में दिया होता, तो हम टोटल की तुलना 360 से करते। तो 55,000 टोटल कमाता है, इसकी तुलना हम 100 से करेंगे चूँकि प्रतिशत में है। और निकालना है EMI, तो 46 से हम गुणा कर देंगे, 2 शून्य से काट देंगे इसको, और 55 में हम 46 से गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 0 हो गया, और 6 पंचे 30 और 20, 50 और 3 53, 5 हो गया, 5 चौक 20 और 5 25, और 1 शून्य यहाँ पर बचा हुआ है, ये शून्य हो गया। मतलब 25,300 ये हमारा आंसर हो गया। रुपये 25,300 पहला ऑप्शन सही हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। रामू द्वारा पेट्रोल पर खर्च की गई राशि उसके बचत की राशि से कितनी कम है। बचत है 18% और पेट्रोल पर है 9%। पूछ रहा है कितना कम है, तो कमी कितने की है, यहाँ पे देखिए 9 की कमी है। तो 9 की कमी है किससे, 18 से, और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे। फिर से देखिए, रामू द्वारा पेट्रोल पर खर्च की गई राशि उसके द्वारा बचत की गई राशि से कितना कम है। 9 कम है किससे, बचत से 9 कम है, तो जिससे कम है उससे हम तुलना करेंगे। तो 9 की तुलना हम बचत से करेंगे और निकालना प्रतिशत 100 से हम गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 और ये 50 बार में कटेगा, 50%। हमारा आंसर क्या आ गया, 50%। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। प्रश्न है, निम्न ग्राफ में 4 अलग अलग दुकानों की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर चेन से प्राप्त आय दी गई है। इनके मान रुपए में है। यहाँ जो दिया गया है मान, यह रुपए में है। प्रश्न पहला है, माह 1 और माह 4 के बीच आय में प्रतिशत अंतर कितना है। माह 1 और माह 4 के बीच आय में प्रतिशत अंतर कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 25,000 और यहाँ है 20,000। तो अंतर कितने का आ गया, यहाँ पे 5,000 का अंतर हो गया। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत अंतर कितना है। तो यहाँ पे 5,000 की कमी हो रही है, प्रतिशत कमी 5,000 की हो रही है। किससे हो रही है, यहाँ पर 25,000 से हो रही है, और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, 2 शून्य कट गया, यहाँ से 1 शून्य कट गया, और 25 दूनी 50, मतलब यहाँ पर आ गया 20% की कमी। 20% की कमी, यही हमारा आंसर हो गया। 20% की कमी, यहाँ पर कमी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मतलब 20वां प्रश्न, दूसरा नहीं 20वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। माह 2 और माह 3 के आय का अनुपात ज्ञात करें। माह 2 और माह 3 के आय का अनुपात हमको ज्ञात करना है सीधे सीधे। तो 26,000 अनुपाते 24,000, 3 शून्य कट जाएगा, 2 से ये 13 बार में कटेगा और 2 से ये 12 बार में कटेगा, मतलब 13 अनुपाते 12 ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 13 अनुपाते 12 दूसरा सही है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर आप ये सोचें कि आपका तो 20 से 25 से 30 मिनट लग जा रहा है समझाने में, तो हम कैसे 20 मिनट में करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमको समझाना भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो यहाँ पढ़ाने से फ़ायदा क्या है। जब आप समझ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको ये 20 मिनट से कम में भी हो सकता है। कुछ प्रश्न 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, बाकी प्रश्न आप 1 मिनट से कम में ही सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिक बताई गई है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो कम से कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।